नमस्कार। आज इस क्लास 11 का समाजशास्त्र का भाग 2 का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्री, के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। अनंत कृष्ण अय्यर, शरत चंद्र राय ने सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया? अनंत कृष्ण अय्यर और शरत चंद्र राय ने सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन का अभ्यास निम्नलिखित प्रकार से किया। अनंत कृष्ण अय्यर 1861 से 1931 में भारत में समाजशास्त्र के अग्रदूत थे। अनंत कृष्ण अय्यर के राज्य में कोचीन के दीवान द्वारा निर्जातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया। शरत चंद्र राय जनजाति समाज से ज़्यादा रुचि रखते थे एवं यह उनकी नौकरी की ज़रूरत थी, जिसी वजह से उन्हें अदालत की जानकारियों की परंपरा और कानूनों के उद्भाषित करना था। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले स्वयं शिक्षित मानव विज्ञानी थे, जिन्होंने एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिली। शरत चंद्र राय द्वारा समाजशास्त्र का प्रयोग महाप्रांत क्षेत्र में के अलावा ब्रिटिश सरकार इसी तरह का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों में करवाना चाहती थी। ये क्षेत्र विशेषतः उनके नियंत्रण में आते थे। अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य की पूर्ण रूप से एक स्वयंसेवी के रूप में किया। ओरोव, मुंडा तथा खरिया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध प्रबंध लेखन कार्य के अलावा राय ने 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय और ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित किए। शरत चंद्र राय ने सन 1922 ईस्वी में मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की। भारत में यह अपने समय का पहला जर्नल था। अगला क्वेश्चन, जनजातीय समुदाय को कैसे जोड़ा जाए? इस विवाद के दोनों पक्षों में क्या तर्क थे? जनजातीय समुदाय जोड़ने के लिए निम्नलिखित तर्क थे। विभिन्न ब्रिटिश शासन ऐसे भी थे जो मानव विज्ञानी थे, भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे। उन सब का मानना था कि ये आदिम लोग थे, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी। साथ में ही ये भारतीय जनजाति हिंदू मुख्यधारा से बहुत सीमा तक पृथक थी। उनका मानना था कि समाज में इन सीधे साधे जनजाति लोगों का न केवल शोषण होगा बल्कि उनकी संस्कृति का पतन भी होगा। उन्होंने महसूस किया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि इन जनजातियों का संरक्षण दे ताकि वे अपनी जीवन विधि और संस्कृति को कायम रख सके। इसी वजह से यह भी थी कि उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्यधारा में अपना समायोजन करें। उनके अनुसार जनजातीय संस्कृति को बचाने का कार्य गुमराह करने की कोशिश की। इसका परिणाम जनजातियों का पिछड़ापन है। धुएं राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों का एक मित्र सांस्कृतिक समूह की तुलना में पिछड़े हिंदू समाज की तरफ पहचाना जाना चाहिए। मुख्य अंतर मतभेद यह था कि मुख्यधारा की संस्कृति के प्रभाव का किस तरह मूल्यांकन किया जाए। संरक्षणवादियों का मानना था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों के शोषण और उनकी सांस्कृतिक विलुप्तता का रूप सामने आएगा। धुएं और राष्ट्रवादियों का तर्क था कि यह दुष्परिणाम केवल जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं बल्कि भारतीय समाज के सभी पिछड़े और दलित वर्गों के समान रूप से देखे जा सकते हैं। भारत में प्रजाति तथा जाति के संबंधों पर हर्बर्ट रिजले तथा
GS धुएं की स्थिति की रूपरेखा दें। उत्तर, भारत में प्रजाति तथा जातीय संबंधों पर हर्बर्ट रिजले तथा GS घुर्ये की स्थिति की रूपरेखा इस प्रकार है। रिजले के अनुसार मनुष्य को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर पृथक पृथक जनजातियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे नाक की लंबाई, खोपड़ी की चौड़ाई या कपाल का भार अथवा खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित है। रिजले के अनुसार भिन्न भिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन के संदर्भ में भारत एक विशिष्ट प्रयोगशाला है। इसकी वजह यह थी कि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के मध्य अंतर्निर्वाह को निषिद्ध करती है। उस जाति में भारतीय आर्य प्रजाति की विशेषताओं को ग्रहण किया, लेकिन निम्न जातियों के अनार्य जनजातियों, मंगोल या अन्य प्रजातियों की विशेषता पाई जाती है। रिजले एवं अन्य विद्वानों ने सुझाव दिया कि निम्न जाति ही भारत की मूल निवासी हैं। आर्यों ने उनका शोषण किया जो कहीं बाहर से आकर भारत में फले फूले थे। रिजले के तर्कों से घुर्ये असहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे केवल अंशतः सत्य माना। उन्होंने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया। वस्तुतः यह समस्या केवल औसत के आधार पर बिना बदलाव सोच विचार किए किसी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर देने से पैदा होती है, जो कि विस्तृत और सुव्यवस्थित नहीं था। प्रजातीय शुद्धता केवल भारत के उत्तर में शेष रह गई थी। इस कारण से वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। चौथा क्वेश्चन, जाति की सामाजिक मानवशास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताएं। जाति की सामाजिक मानव विज्ञान संबंधी परिभाषा। जाति खंडीय विभाजन पर आधारित है। जाति एक संस्था है तथा यह खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जातीय समाज कई बंद तथा पारस्परिक खंडों के उपखंडों में विभाजित है। जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति द्वारा विवाह पर कठोर नियंत्रण लगाए जाते हैं। जाति में अंतर्विवाह या जाति में ही विवाह के अतिरिक्त बहिर्विवाह के नियम भी जुड़े रहते हैं या किसी शादी किससे नहीं हो सकती। जाति समाजीय अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। एक समाजित संस्था के रूप में जाति की सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक लगाए जाते हैं। उदाहरणतः साथ बैठकर भोजन करने के संदर्भ में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य, सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जाति अनेक जातियों के लिए अलग अलग अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करती है। जाति सोपानिक विभाजन पर आधारित है। जातिगत समाज का आधार सोपानिक वर्गीकृत है। दूसरी जाति की तुलना में प्रत्येक जाति असमान होती है। अस्पृश्यता के संस्था के रूप में इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष के व्यक्ति से छू जाने मात्र से मनुष्य अपवित्र महसूस करता है। अगला क्वेश्चन, जीवंत परंपरा से डीपी मुखर्जी का क्या तात्पर्य है? भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों दिया? डीपी मुखर्जी के अंतर्गत वह एक परंपरा है जो भूतकाल से कुछ प्राप्त कर उससे अपने संबंध बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त यह नई चीज़ों को भी ग्रहण करती है। इस प्रकार जीवंत परंपरा से पुराने और नए तत्वों का मिश्रण है। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रियों को जीवंत परंपरा की रुचि रखनी चाहिए ताकि इसका उचित और सार भाव प्राप्त हो सके। भारतीय समाजशास्त्री निम्नलिखित विषयों को अधिक सुलभता से जान सकते हैं। आपके उम्र के बच्चों के द्वारा खेला जाने वाला खेल, किसी लोकप्रिय त्यौहार को मानने की प्रक्रिया,
भारतीय समाजशास्त्री का एक प्रथम दायित्व भारत की सामाजिक परंपरा का अध्ययन करना तथा जानना। डीपी मुखर्जी के लिए परंपरा का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित था। इसके विपरीत ये परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़े हुए थे। डीपी मुखर्जी ने जो भी लिखा है वह भारतीय समाजशास्त्रियों के लिए काफ़ी नहीं है। सबसे पहले उन्हें भारतीय होना संवेदनशील से जुड़े थे। अनिवार्य है। धारणता उन्हें रूढ़ियों, प्रथाओं, रीति रिवाजों और परंपरा की जानकारी देती है। इसका औचित्य यह है कि संदर्भित सामाजिक व्यवस्था को समझना और इसके अंदर तथा बाहर के तथ्यों की जानकारी हासिल करना। डीपी मुखर्जी ने तर्क किया कि पाश्चात्य संदर्भ में भारतीय संस्कृति और समाज व्यक्तिवादी नहीं है। स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों की तुलना में भारतीय सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से समूह या समुदाय अथवा जाति संबंधी कार्यों के प्रति अभिमुख है। भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशेषताएं हैं तथा ये बदलाव के ढांचे को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर: भारतीय संस्कृति तथा समाज की विशेषताएं हैं तथा ये बदलाव के ढांचे को निम्नलिखित तरह से प्रभावित करते हैं। डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारत का निर्णायक तथा मुख्य लक्षण इसकी सामाजिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत भारत में इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र पश्चिम में के मुकाबले और आयाम के दृष्टिकोण से कम विकसित है। पश्चिम के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और समाज व्यक्तिवादी नहीं है, लेकिन इनमें सामूहिक व्यवहार के प्रतिमान निहित हैं। डॉक्टर डीपी मुखर्जी का यह है कि भारतीय समाज और संस्कृति का संबंध केवल भूतकाल तक सीमित नहीं है, इसे अनुकूल की प्रक्रिया में भी विश्वास है। डीपी मुखर्जी के अनुसार है कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जाति परंपरा से प्रभावित होता है, उसे अपने में शामिल कर लेता है, जहां नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आया है। डीपी मुखर्जी को भारतीय परंपरा जैसे स्मृति, श्रुति और अनुभव में विश्वास था। इन सब में आखिरी अनुभव या व्यक्तिगत अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है। सामान्यीकृत अनुभव तथा सामूहिक अनुभव भारतीय समाज में बदलाव का सबसे मुख्य सिद्धांत था। उच्च परंपराएं स्मृति तथा श्रुति के केंद्र थी, लेकिन समय समय पर उन्हें समूहों और संप्रदायों के सामूहिक अनुभवों के माध्यम से चुनौती दी जा रही है। धारणा भक्ति आंदोलन। डीपी मुखर्जी के अंतर्गत भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार बदलाव के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनुभव एवं प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभवों के अंतर्गत कार्य करते हैं। कल्याणकारी राज्य क्या है? A.R. देसाई कुछ देशों द्वारा कुछ नए दावों की आलोचना क्यों करते हैं? कल्याणकारी राज्य यह एक ऐसा राज्य है जो भिन्न परिप्रेक्ष्यों से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण का कार्य करता है, जैसे व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक आदि। A.R. देसाई की रुचि आधुनिक पूंजीवादी राज्य के आवश्यक विषय में था। देसाई ने कल्याणकारी राज्य को निम्नलिखित विशेषताएं बताए हैं। कल्याणकारी राज्य का सकारात्मक राज्य होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसर फायर नीति के विपरीत कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य नहीं कर सकता है। एक कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी बाजार को समाप्त करना चाहता है।
एवं न ही यह उद्योग तथा दूसरे क्षेत्रों में जनता को निवेश करने से वंचित रखता है। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र ज़रूरत की वस्तुओं तथा सामाजिक अधोसंरचना पर ध्यान देता है। इसकी तरफ निजी उद्योग का वर्चस्व उपभोक्ता वस्तुओं पर कायम रहता है। इसमें अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जहां निजी पूंजीवाद कंपनियां एवं राज्य का सामूहिक कंपनियों दोनों साथ मिलकर कार्य करती हों। देसाई कुछ ऐसे तरीकों का सुझाव देते हैं जिनके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण किया जा सकता है। ये हैं गरीबी, भेदभाव से मुक्ति एवं सभी नागरिकों की सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। आय की समानता, कल्याणकारी राज्य आय के क्षेत्र में हो रहे असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है। इसके लिए यह अमीरों की आय गरीबों में पुनः बांटता है, धन के संग्रह को रोकता है। समुदाय की वास्तविक ज़रूरतों की प्राथमिकता, कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करता है जहां समाज की वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीवादियों को अधिक लाभ कमाने की मनोवृत्ति पर रोक लग जाए। अस्थायी विकास, कल्याणकारी राज्य अस्थायी विकास के लिए आर्थिक मंद और तेजी से मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करता है। रोजगार, यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। समाजशास्त्रीय शोध के लिए गांव को एक विषय के रूप में लेने पर M.N. श्रीनिवास तथा लुई ड्यूमो ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए हैं। M.N. श्रीनिवास ने भारतीय गांवों को समाजशास्त्रीय शोध अनुसंधान के विषय के रूप में चुनाव किया। इसकी वजह से यह थी कि उनकी रुचि ग्रामीण समाज से जीवन भर बनी रही। उनके लेख दो प्रकार के हैं: गाँव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर परिचर्चा। दूसरे प्रकार के लेख में सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में भारतीय गांवों पर ऐतिहासिक और अवधारणात्मक परिचर्चा सम्मिलित हैं। श्रीनिवास का मानना है कि गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहचान, इतिहास तथ्यों के अंतर्गत गांवों ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है। ग्रामीण समाज की ग्रामीण एकता का अधिक आवश्यक है। श्रीनिवास द्वारा ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिक की आलोचना की गई। इसकी वजह से यह है कि उन्होंने भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर अस्थिर छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रित किया था। गांव पहले आत्मनिर्भर नहीं थे, वस्तुतः ये भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों से जुड़े हुए थे। भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में M.N. श्रीनिवास की भूमिका क्या है? भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? भारत गांव का देश है। 65% से अधिक लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यदि हम पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के अपूर्ण और मिथ्या तथ्यात्मक एवं शिक्षा संबंधी जानकारी को चुनौती देना चाहते हैं तो गांवों का अध्ययन आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक हित, विचारधारा और नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया था। M.N. श्रीनिवास की क्या भूमिका? 1950 से 1960 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाजों से संबंधित विस्तृत निर्जातीय ब्यौरा का लेखा जोखा को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम का प्रोत्साहित तथा समन्वित किया। M.N. श्रीनिवास ने भारतीय समाज और भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ विचारों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। M.N. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गांव और भारतीय समाज में जीवन भर बनी रही।
धन्यवाद। समाप्त हुआ।